जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, और आज इस वीडियो में सारे रिलेवेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है। तो ये सभी सवाल हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट के वीडियो में। और देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हिस्ट्री वाले वीडियोस में। कई सारे पॉलिटी के यूनिक क्वेश्चन भी देखने को मिले, जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन के बारे में आई थिंक पहली बार पूछा गया इस टॉपिक से। तो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। हालांकि देखिए, पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, खास करके पार्लियामेंट वाले सेक्शन में, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं बट दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। जैसे कुछ टर्म पूछ लिए गए हैं एक बार, यील्डिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर, इस तरीके के सवाल भी आप प्रिपेयर कर लें। हालांकि हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में इस तरीके के यूनिक क्वेश्चन भी कवर करेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर वाले पैटर्न तो काफ़ी ज़्यादा क्लीशे हो गए हैं, बहुत बार पूछ लिए गए हैं। तो नए पैटर्न में भी क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये 96 नंबर से आज का हमारा डिस्कशन होगा। नॉट करेक्ट आपको बताना है। महोगनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये टिम्बर स्पीसीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो चैपरल वेजिटेशन है ये टाइगा क्लाइमेट में देखने को मिलती है। लाइकेंस जो ये टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, और जो साल है ये एक मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की स्पीसीज है। तो बताइए फिर इसमें से कौन सा जो कथन है ये गलत है। सो ये बेसिक वर्ल्ड क्लाइमेट के कन्वेंशनल क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है। टाइगा क्लाइमेट में नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन के सिमिलर देखने को मिलेगा चैपेरल वेजिटेशन। और अगर आपने वर्ल्ड क्लाइमेट को कवर किया है तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा किन रीजन में, मैक्सिको वाले रीजन में जनरली देखने को मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में चैपेरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो ये टाइगा नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन के सिमिलर देखने को मिलेगा, जिनके फीचर्स ये हैं कि वार्म ड्राई समर देखने को मिलेगा, विंटर जो ये माइल्ड होगी, राइट। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी कहाँ इस सवाल का सोर्स क्या है, तो काफ़ी आसानी से आप एनसीईआरटीज़ कह सकते हैं, बिकॉज 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दे रखी हैं ऑलरेडी। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस ट्री, जैसे साल के बारे में कह दिया गया ये कौन सी ट्री है, या नीम जो है ये किस फॉरेस्ट का पार्ट है, डेसिडुअस का है अगर, तो डेसिडुअस के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज हैं, मोइस्ट है या फिर ड्राई डेसिडुअस भी है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्द। फिलहाल इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जैसे ही 11th फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, जो कि आई थिंक 3 या 4 चैप्टर हैं, जो कि छोटे छोटे हैं, तो इन्हें हम आसानी से कवर कर लेंगे। इसके बाद हम इन चीज़ों को डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, रिवर से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो रिवर सिस्टम के टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। खास करके ट्रिब्यूटरीज़ पे ध्यान दें कि ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा मैपिंग जब आप करेंगे तो ये भी ध्यान रखिए कि ट्रिब्यूटरीज़ के अलावा रीजन किस क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं, और ओरिजिन पर भी फोकस करिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। रिवर वैली, पहला स्टेटमेंट देखिए, रिवर कावेरी जो है इनमें वेल डेवलप्ड वैली देखने को मिलती है, यानी घाटियाँ जो हैं ये विकसित हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो अलकनंदा नदी की जो घाटी हैं ये अभी भी ग्रो कर रही हैं। और तीसरा ये है कि कृष्णा नदी जो है ये लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, यानी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ईस्ट की ओर बहने वाली नदी है रिवर कृष्णा। दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा फैक्ट्स को एलिमिनेट करने का प्रयास करिए या फिर आंसर में इंक्लूड करने का। तो जो तीसरा कथन है कि कृष्णा नदी ये सबसे बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जा रहा है, बट हमें पता ये गलत है, बिकॉज जो गोदावरी नदी है, गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, ये लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है, ना कि कृष्णा। तो ये तो गलत है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा ये अलग अलग टर्म्स हैं। जब हम दक्षिण गंगा की बात करेंगे तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, लेकिन जब दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है। फिलहाल अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो कौन सा एलिमिनेट होता है, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर कावेरी की बात करें, क्या वेल डेवलप्ड वैली है, तो देखिए ये आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी नदी में वेल डेवलप्ड वैली है, बट यहाँ से आपने आइडिया ज़रूर लगाया होगा, बिकॉज जो नॉर्दर्न इंडिया में रिवर हैं, रिवर सिस्टम है, ये इनमें जो वैलीज़ हैं ये ग्रोइंग हैं। बट अगर सदर्न इंडिया के मुकाबले आप देखें तो सदर्न इंडिया में वेल डेवलप्ड वैलीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से काफ़ी आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो इस वजह से दोनों ही बातें गलत, सही है यहाँ पे, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया की रिवर है तो वेल डेवलप्ड वैली होगी, नॉर्थ इंडिया की रिवर है अलकनंदा। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कि अलकनंदा नदी जो है ये किस स्टेट में है, ऑब्वियसली हिमालयन स्टेट उत्तराखंड। तो इस तरीके से
पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन को क्या कहते हैं? तो कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर देखें तो सब कुछ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं और कुछ ट्रिक भी बताई हैं, कुछ फनी निमोनिक्स भी बताई हैं, ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें और इन सवालों को भी शामिल किया है। तो उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और कवर कर लें इस टॉपिक को। अगर आपने पढ़ा भी है इनफैक्ट तो रिविज़न कर लें, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं कुछ टाइम के बाद। फिलहाल ये क्वेश्चन आसान है, नॉर्दर्न इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, CWG क्लाइमेट होगा। मैक्सिमम रेनफॉल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस स्टेशन में मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलेगी, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर रायपुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रायपुर होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें आप कुछ गेसवर्क नहीं कर सकते, बट अगर आपको आइडिया है रीजन वाइज देखे तो कंपैरिजन करके फिर आप ऐसे क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला सवाल देखिए, अब देखिए ऐसे सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, बिकॉज ये आसान सवाल होते हैं और इतनी बेसिक मैपिंग तो आपकी तैयार होनी ही चाहिए, वर्ल्ड मैप हो या इंडिया का मैप हो। तो साउथ अफ्रीका में कौन से देश कॉमन बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना या नामीबिया। सो ये मैप है अफ्रीका के सदर्न पार्ट का, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी देखिए, और इसके बाद अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखें तो नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे की बाउंड्री भी शेयर हो रही है, राइट। और इसके बाद देखिए ये मोजाम्बिक है जिसकी राजधानी मपूटो है। मेडागास्कर, आप बताइए फिर ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर आइलैंड, ये किस ओशन में है? काफ़ी आसान सवाल है, आई नो। सो जाम्बिया नाम का देश आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इनके राजधानी भी आप ध्यान रखिए, जैसे आई थिंक जिम्बाब्वे की जो राजधानी है ये हरारे है, जाम्बिया की लुसाका है, बोत्सवाना की गैब्रोन है और नामीबिया की विंडहॉक। अगला सवाल देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट हमने कवर नहीं किया था तो यहाँ पे कवर करते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछा जा रहा है। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई। पहला कथन ये कहा जा रहा है कि इस ट्रीटी में फिक्स कर दिया गया सतलज नदी को बाउंड्री के रूप में पंजाब और ब्रिटिश इंडिया का। और दूसरा कथन ये है कि ये जो ट्रीटी है, महाराजा रंजीत सिंह वॉज एबल टू एनेक्स जम्मू, मुल्तान एंड कश्मीर टू हीज डोमेन्स। यानी इस ट्रीटी के बाद महाराजा रंजीत सिंह जो कि अमृतसर के महाराजा थे, इनको ये मतलब ये जम्मू, मुल्तान और कश्मीर इनको अपने डोमेन्स में एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा इस ट्रीटी के बाद होगा। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही है और ये आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा स्पेक्ट्रम में। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया और इंपॉर्टेंट ट्रीटी भी है, ये आपके ध्यान में भी होनी चाहिए। पहला तो इस नदी का नाम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो सतलज नदी में ये कई बार ऑप्शन में इंडस और बाकी सारे रिवर्स दे दिए जाते हैं, इंडस रिवर सिस्टम के, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा तो ये जम्मू, मुल्तान, कश्मीर ये तीनों काफ़ी बड़ी टेरिटरीज़ हैं और इन्हें एनेक्स करने का अपनी डोमेन में, अमृतसर के डोमेन में उस टाइम पे अगर हम देखें तो ये अधिकार भी इस ट्रीटी के बाद महाराजा रणजीत सिंह को मिल गया। सो इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। अगला सवाल देखिए, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 400 साइन लगभग देखने को मिलते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखे गए हैं और रोड्स और ज्वेलरीज, बोन रोड्स और ज्वेलरीज में भी कुछ स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं और ये मेलुहा के लोगों को रेफ़र करता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचें कि हमें पता है हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट हैं ये अनडिसाइफर्ड है, राइट। तो जब अनडिसाइफर्ड है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मेलुहा के लोगों को रेफ़र करती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अब वैसे भी ये सवाल आसान है बट एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजिंग लगने लगती है चीज़ें, बट अगर आपने थीम्स एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये वर्बेटिम आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी 1, 2 और 3। इवन मैंने पढ़ाया भी है, आप जा करके देखिए। थीम्स एनसीईआरटी पार्ट 1 ही है ये और पहला ही चैप्टर है ये, काफ़ी डिटेल में मैंने कवर किया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सही आंसर यहाँ पे डी है। वैसे मेलुहा जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को कहा जाता था, बट ये अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में देखें यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन में, तो ऐसे कोई साइट्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई बार बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये वन ऑफ द सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले सवालों में एक है। तो पहला
जो स्टेटमेंट है वो ये है कि परमहंस मंडली जो है ये बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा फाउंड किया गया। और दूसरा ये है कि जो प्रार्थना समाज है ये महाराष्ट्र में शुरू की गई और जो एम था हिंदू रिलीजियस थॉट और प्रैक्टिस को रिफॉर्म करना। तो परमहंस मंडली ये बंगाल में नहीं बल्कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, और ये मैंने पूरा पढ़ा है, आपको याद भी होगा, हमने कवर किया था और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे इनफैक्ट। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा नहीं, इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया? रामकृष्ण मिशन। सो मे बी रामकृष्ण परमहंस जी ये इनका पूरा नाम था, तो इस वजह से आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट फ्रेम किया गया। हाँ, ऑब्वियसली यही रीज़न रहा होगा, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस जी था, तो इस कारण से आई थिंक ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बट ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। और जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया इसका नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन। दूसरा सही है, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज जो के अगर हम ब्रांचेस देखें तो महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, और ये जो रीजन बताया जा रहा है, जो उद्देश्य बताया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 2 ओनली। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पर आई थिंक मैंने 4 या 5 वीडियोस बनाई है, हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप चेक करिए, ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नॉट करेक्ट अगेन आपसे नॉट पूछा जा रहा है। तो दांडी मार्च से संबंधित आपको बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे गलत है। ये पहला स्टेटमेंट ये है कि ये पहला नेशनल एक्टिविटी था जिसमें वुमेन जो है ये काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गांधी जी ये अलो करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन को, और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ये मार्च होता है दांडी मार्च, ये वेस्टर्न प्रेस के द्वारा पूरे तरीके से कवर्ड होता है। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो दांडी मार्च है ये शुरू होता है आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो अगर आपको यहाँ पे डेट पता है, एक ब्रीफ टाइमलाइन पता है, तो दांडी मार्च कब देखने को मिलता है? सो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू की जाती है, और फाइनली जो दांडी है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ पहुँचते हैं। तो ये आई थिंक अगर हम इसे देखें तो लगभग 24 दिनों की यात्रा होती है। और अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट देखें तो कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, जैसे अगर हम कांग्रेस की मीटिंग की बात करें तो दिसंबर में ये हेल्ड होती थी। इवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो ये भी नवंबर में देखने को मिलती है, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो इस तरीके से ये ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया कि जो मार्च है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद शुरू होती है, बट ये तो साफ साफ हमने देखा कि ये गलत है ना। और इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बिकॉज ये जो मार्च है ऑब्वियसली इसकी डेट मार्च अप्रैल में देखने को मिल रही है, जबकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर में, तो काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो मार्च के बाद ही 6 महीने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ना कि मार्च पहले शुरू हुई है। तो ये तो इस वजह से गलत है। और इससे आप गांधी इरविन पैक्ट से भी एसोसिएट कर सकते हैं, अगर आपको उसकी भी टाइमलाइन पता है और बैकग्राउंड पता है कि किन कारणों के आधार पर शुरू हुआ, तो काफ़ी कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये फैक्चुअल चीज़ें ध्यान में होनी ही चाहिए, और डेट्स वगैरह या इवेंट्स कौन से पहले हुए कौन से बाद में, ये आपको पता है तो काफ़ी सारे मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इस सवाल में एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड स्टेटमेंट ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है। पहला आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मास लेवल पे आप देखें तो 1905 में जो पार्टिसिपेशन है बंगाल विभाजन के टाइम पे काफ़ी कम देखने को मिला, फिर धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ी। बट 1930s का वो दशक, खास करके साल्ट मार्च वाला टाइम, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बड़ा यूनिक है कि गांधी जी ने एलो किया वुमेन के पार्टिसिपेशन को, रिक्वेस्ट की गई कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। और ये स्टेटमेंट से डायरेक्टली सीडीएस में क्वेश्चन फ्रेम कर लिया गया, आई थिंक 1 या 2 सालों बाद। और ऑप्शन में काफ़ी लोग सरोजनी नायडू से कन्फ्यूज़ हो रहे थे, बट ध्यान रखिएगा जब यूपीएससी ने ऑलरेडी इस चीज़ को सही माना है तो करेक्ट आंसर फिर यही होगा, और यही हुआ भी ऑफिशियल आंसर की में। तो अब देखिए कन्फ्यूज़न इस वजह से आता है बिकॉज कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के साथ सरोजनी नायडू जी भी मौजूद थी, तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन आता है। बट ध्यान आपको यही रखना है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगेन पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को। और तीसरा अगर हम देखें तो हाँ, वेस्टर्न प्रेस काफ़ी ज़्यादा थे, इनफैक्ट अमेरिकन प्रेस बहुत ज़्यादा थे, और गांधी जी को वाइडली पब्लिश किया गया। सो अमेरिकन प्रेस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा गांधी जी को कवर किया जाता है, इनफैक्ट यूएस न्यूज़ स्टार बन जाते हैं उस टाइम पे गांधी जी, और अलग अलग तरीके से बखान किए जाते हैं। आप कभी पढ़िएगा इन आर्टिकल्स को गूगल में, ये आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, मोस्ट टॉक्ड अबाउट मैन इन द वर्ल्ड।
और ये इस तरीके से इसके बाद कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके बाद भी काफ़ी टाइम के बाद भी गांधी जी को कवर किया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है, क्योंकि ये गलत है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत ब्रिटिश कमेटी की बात की जा रही है। ये कब गठित हुई? 1889 में, 1892 में, 1898 में या 1901 में? देखिए कांग्रेस का कब गठन हुआ? 1885 में। ठीक है, 4 सालों के बाद ब्रिटिश कमेटी गठित की जाती है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1889 में। सो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही गठित की जाती है। अगर इम्पोर्टेंट रीज़न की बात करें इसके पीछे की, तो रीज़न तो यही था कि जो ब्रिटिश पीपल हैं, ब्रिटेन में जो लोग रह रहे हैं, उनको इंडिया की समस्याओं के बारे में अवेयर करना और जागरूकता फैलाना, यही मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलकम जो है ये एंशियंट तमिल कंट्री का नाम था। इनमें क्या इंक्लूडेड था? प्रेजेंट डे तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट ऑफ श्रीलंका, जो लैंड है प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स, और जो सदर्न मोस्ट टिप है पेनिनसुला का वो पार्ट था। तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाला पार्ट था, या केरला, तेलंगाना और कर्नाटक वाला? तो काफ़ी सेफली आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है, तिरुपति हिल्स और सदर्न मोस्ट टिप। यानी अगर हम मैप वाइज देखें तो ये वाले रीजन आपको तमिलकम का पार्ट देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी के अंदर है ये चीज़ें, हम लोग थीम्स वाली में कवर करेंगे ये सारे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी एड्रेस टू, यानी मेंबर जो कि नोटिस देते हैं उस रेजोल्यूशन का जिसमें स्पीकर ऑफ रिमूवल की बात की जा रही है, ये किसे एड्रेस किया जाएगा? तो ये डिप्टी स्पीकर को नहीं किया जाएगा बल्कि सेक्रेटरी जनरल को किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। डिप्टी स्पीकर से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हालांकि जब बात आएगी रेजिग्नेशन लेटर की, तो स्पीकर जो है ये अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र स्पीकर को सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को नहीं सौंपते हैं। घर की बात घर में रहती है, यानी लोकसभा के अंदर ही ये मैटर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सेपरेट वीडियोस मैंने बना दी हैं, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। 22 होते हैं टोटल मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। देख लेते हैं, करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 15 मेंबर हैं लोकसभा से और 7 राज्यसभा, तो यही सही होता है ना, फिर ऑप्शन ए करेक्ट है बिकॉज टोटल 22 होते हैं। बाकी ऑप्शन गलत हैं क्या? हाँ बिल्कुल गलत है, 20 मेंबर नहीं बल्कि 22। टर्म ऑफ मेंबर ऑफ 5 ईयर नहीं, ये गलत है, 1 ईयर होगा। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, बिल्कुल गलत बात है, अपॉइंट किए जाते हैं ना, इसके लिए प्रॉपर चुनाव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है, लोकसभा स्पीकर से संबंधित सवाल दिए गए हैं। जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, बिल्कुल गलत बात है ये। इनफैक्ट आप इलेक्शन कमीशन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 4 ऑफिसेज हैं। इन्हें इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि किन 4 ऑफिसेज के जो चुनाव हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। फिलहाल जो है ये पहला गलत है, थर्ड को चेक करते हैं। द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्विलिटी, ये तो गलत है ना, कास्टिंग वोट की पावर ही होती है स्पीकर को, और जब टाई वाली सिचुएशन आ जाती है तब। तो थर्ड गलत है, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन ए 2 ओनली। सेकंड को चेक कर लेते हैं, द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, ये तो बेहद ही आसान है, मतलब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। पहला तो टेम्प्रोरी बोल के है सवाल कि टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट, तो ये आपको पता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर परमानेंट प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी मैथ्स वगैरह के सवाल हैं, अगर आपको इन सवालों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सीसेट में ये आपके हेल्प करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगी होंगी। और नेक्स्ट आप किस क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।